आपकी होस्ट ओदू शिल्पा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हमारे सभी दर्शक आप सभी जानते हैं कि ये हमारा शो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि एक लाइव शो है जिसमें हम आपके हेल्थ इश्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल या फिर बॉडी में किसी भी तरह का दर्द, ये ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो दिखने में काफी इजी लगते हैं लेकिन आपके रूटीन को बेहद खराब करते हैं और आपकी पूरी दिनचर्या इनसे प्रभावित होती है। आज के दौर में हर दूसरा इंसान स्लिप डिस्क, सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। ये कोई अमूमन छोटी मोटी समस्या नहीं है। ऑस्टियोपैथी में अगर देखा जाए तो इन समस्याओं का बहुत अच्छा निदान है। आज इन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। 9887670000 हमारा नंबर है। आज जो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं सबसे पहले आपको वाकिफ कराना चाहूंगी कि वो कौन है। WHO ने उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है, कनाडा सरकार ने भी उन्हें उपाधि से सम्मानित किया है और UNO ने उन्हें डॉक्टर ऑफ मैजिशियन की उपाधि से सम्मानित किया है, जिसमें सिर्फ 2 ही किरदारों को सम्मानित किया गया। एक है हमारे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और दूसरे हैं यही डॉक्टर। इन डॉक्टर की उपलब्धियों को मैं आपको एक वीडियो के जरिए दिखाऊंगी, उसके बाद हम इनका यहाँ पर वार्मली वेलकम करेंगे। तो चलिए आप देखिए ये कुछ झलकियां। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर गोवर्धन पाराशर। आप एक ऐसा नाम है जिन्हें पहचान की जरूरत नहीं है और अगर सही शब्दों में कहूं तो हमारे जोधपुर का मान इन्होंने सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी बढ़ाया है। 182 देशों का सफर किया है आपने और करीब 4382 फ्री कैंप लगाए हैं इस देश के बाहर भी। आप पर वाकई में हमें नाज है। अब चलिए हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम भी बेहद गौरवान्वित हैं आपको यहाँ बुलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आने के लिए। आज जो हम खास मुद्दा लेकर आए हैं ऑस्टियोपैथी से रिलेटेड कि हर दूसरा आदमी इस तरह की समस्याओं से ग्रसित है। दर्द जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। उससे कैसे छुटकारा दिलाया जाए, आज उसके बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अगर आप दर्शकों के जहन में कोई सवाल है 9887670000 हमारा नंबर है, उस पर कॉल कीजिए और डॉक्टर गोवर्धन पाराशर से सीधे तौर पर बात करके अपने समस्या का समाधान लीजिए। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, हम ऑस्टियोपैथी की बात कर रहे हैं तो मैं साधारण तौर पर जानना चाहूंगी कि ऑस्टियोपैथी की परिभाषा क्या है। ऑस्टियोपैथी मसल्स, बोन और नर्व तीनों को मिलाकर करने की एक चिकित्सा प्रणाली है जी, जो भारतीय प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है। इस प्रणाली के द्वारा न तो कोई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं और न कोई तरह की दवाई दी जाती है जी। शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करके, मतलब शरीर के पोस्चर में जो बदलाव आता है उस पोस्चर को ठीक करके उसको रोग मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। आदि माँ प्रकृति के अनुरूप ऑस्टियोपैथी इस तरह की विद्या है, जैसे उठने बैठने में जिस तरह जमीन से जुड़ाव खत्म हो रहा है और कई ऐसे असाध्य रोग पैदा हो रहे हैं, एसी का यूज करना, बैठने के पोस्चर में गलत रहना आदि का निवारण हेतु ऑस्टियोपैथी एक ऐसी प्रणाली है जो महज 2 से 3 दिन के ट्रीटमेंट में उसको रोग मुक्त कर सकती है।
सर, आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं पोस्चर को लेकर, हम पहले बात करते हैं। अमूमन पोस्चर को लेकर अगर देखा जाए तो हर दूसरा तीसरा आदमी अपने सिटिंग को लेकर गलत होता है, चाहे सोने को लेकर चाहे बैठने को लेकर। तो इस चीज को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर जैसे कोई व्यक्ति सारा दिन कार्य करता है जी, जैसे कंप्यूटर का कार्य किया, अब अगर रात को जाने के बाद भी वो सोने पे अगर डबल पिल्लो लगा लेता है जी, तो दिन में भी उसकी गर्दन नीचे झुकी रही और रात में भी गर्दन नीचे झुकी रही जी, तो इस झुकाव के अंदर एक वर्टेब्रल कॉलम में चेंजिंग आता है। वो चेंजिंग अपने रीढ़ के ऊपर एक भार देता है। वो भार नॉर्मली अगर स्ट्रेट गर्दन है तो आपका भार 0 है जी, और जैसे जैसे गर्दन आगे की तरफ झुकी रहने लग जाती है वो भार की ग्रेविटी बढ़ती रहती है और यहाँ तक कि जितना ज्यादा आगे झुकता है तो 13 से 14 किलो भार बिना आपके उठाए आपकी गर्दन की वजह से आपकी स्पाइन को मिल रहा है। तो उस स्पाइन में फ्लूइड डिस्टर्ब होना, कई तरह के लेगामेंट ऑटोमेटिक टीयर हो जाना, टिश्यूज डैमेज होना, कुछ फ्लूइड बाहर निकलने से नर्व को प्रेस करके नर्व दब जाना, ऐसे रोग स्वाभाविक रूप से उस केवल गलत पोस्चर के कारण बने। तो हम ऑस्टियोपैथ जो होते हैं उसके मैनिपुलेशन प्रोसेस पे आधारित एक ट्रीटमेंट प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा महज 2 से 3 मिनट में उसके पोस्चर को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद भविष्य में वापस वो टेढ़ा नहीं हो उसके लिए उसको कुछ एक्सरसाइज देते हैं जिसका वो रेगुलर प्रयोग करने पे ठीक हो जाता है। जी, अच्छा सर, पोस्चर की बात हो रही है, फिर सोने को लेकर बैठने को लेकर बात हो रही है। सोते वक्त या तो क्या जमीन पर सोना मुनासिब रहेगा या फिर हमारे गद्दे और हमारे तकियों का सिलेक्शन भी कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देता है? प्रमुखतः आप देखो सारी गुरुकुल जितनी भी है जी, जहाँ पे अपने पुराने जमाने में पढ़ाई होती थी जी, उसमें सख्त सैया पे सोने का प्रावधान रखा गया। जी, अब वापस से नए सिरे से जो ये कॉन्ट्रैक्ट और क्लेकपैड जितने कंपनियां गिद्दे बना रही है उसकी हार्ड सख्त सैया बन रही है। जी, जितनी ज्यादा सख्त सैया रहती है उतना ही रोग निरोगी रहता है, रोगी नजदीक ही नहीं आता है। अच्छा, मतलब गद्दों का चुनाव भी होना चाहिए कि सॉफ्ट नहीं होने चाहिए? हाँ, ऐसा गद्दे जिनके ऊपर आपके सोने पे आपको लगे कि वो धस नहीं रहा है, जी, वो स्पंज का काम नहीं कर रहा है, वो आपके सख्त का काम कर रहा है। जी, तो जो सारे दिन में आपने स्पंज का काम करके बॉडी को टर्न किया, जैसे एक कृषक सारा दिन खेत के अंदर वो कुछ भी कार्य करता है, झुक के कार्य करता है, तो वो झुके रहने के कारण उसकी स्पाइन में एक बेंडिंग आता है। जी, अब वो रात को घर जाके 4 पाई पे सो जाता है तो सारा दिन स्पाइन मुड़ी रही और रात को सोने में भी मुड़ी रही। ऐसी पोजीशन में उसकी उम्र का भी लेस हो जाती है। जी, जैसे अब 60 साल का है और वो 35 साल में 60 साल का लगने लग गया। जी, ऐसी स्थिति स्पाइन की मूवमेंट होने के कारण होती है और स्पाइन जैसे बेंड होती है वैसे अपने अपचन होना, बॉडी में कैल्शियम की कमी होना, बॉडी में डीमोटिजेशन होके कई ऐसे अंग जो जॉइंटों के ऊपर ज्यादा भार पड़ने के कारण जल्दी घस जाते हैं, जी, जिनको अपन कहते हैं कि नी खत्म हो रहे हैं, आपके नी 35 साल की उम्र में घुटने आपके खत्म हो रहे हैं, ग्रीस खत्म हो रहा है, ग्रीस खत्म हो रहा है। जी, तो ऐसी स्थिति में अगर केवल सख्त सैया का प्रयोग किया जाए तो ऐसे कई रोगों से बचाव किया जा सकता है। अच्छा सर, ये तो बात है जो वर्किंग आवर्स में लोग काम करते हैं या फिर जिनका सिटिंग अरेंजमेंट बहुत डिस्टर्ब होता है। आजकल तो यूथ जिम को इतना बढ़ावा देता है, जिम करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, उस दौरान भी कभी एक्सीडेंटल केसेस में काफ़ी बॉडी को नुकसान पहुंचता है, तो उसके लिए आपकी क्या राय है? ऑस्टियोपैथी उसमें क्या स्कोप रखता है? जिस तरह से एक्सीडेंटल में कई अंग भंग हो जाते हैं, जी, किस तरह से बोन का फ्रैक्चर होना, जॉइंट का डिसलोकेशन होना या कई लेगामेंट टूट जाना, तो ऑस्टियोपैथी उसको सहजता से बिना कोई तकलीफ दिए केवल मात्र पोस्चर को सीधा रख के उस हड्डी को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। सर, बिना किसी दर्द के यानी बिना किसी सर्जरी के, छेड़छाड़ के उससे पोस्चर को सही सलामत उसी सिचुएशन में कैसे रखा पॉसिबल जा सकता है? ऑस्टियोपैथी में कैसे होता है? जैसे इसमें कई तरह की है प्रक्रिया। जैसे आपके समझो सर्वाइकल का किसी को तकलीफ है जी, तो सर्वाइकल गर्दन की पोजीशन आगे की तरफ झुकने के कारण बनती है जी, तो उस पेशेंट को सख्त सैया पे लेट के अपनी गर्दन की पोजीशन पलंग से थोड़ी सी बाहर लटका देनी है। अच्छा, तो जो आपकी थी अब वो पीछे की तरफ झुक रही है, तो जो अपन ने गलती करके आगे की तरफ मूवमेंट किया वो अब पीछे की तरफ टर्न करके
दाएं और बाएं उसको 10 बार घुमाना चाहिए जी। ऐसा घुमाने से मात्र 10 स्टेप करने पे जो पोस्चर आपने गलत किया वो स्वतः ठीक हो जाएगा। जी। अच्छा, ऐसे भी काफी सारे बच्चे होते हैं या फिर जो हाइटेड बच्चे होते हैं, हाइटेड पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, झुककर चलते हैं। सर एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, मेरा ये कहना था आपको कि जैसे बच्चे हाइटेड होते हैं, जो ज़्यादा हाइट के होते हैं, वो झुककर चलते हैं। आजकल हर किसी का जो चलने का तरीका थोड़ा सा बिगड़ सा गया है, तो उन बच्चों का जिनका पोस्चर ठीक नहीं है, उनको पेरेंट्स की तरफ से क्या जागरूकता होनी चाहिए कि वो किस तरह अपने बच्चों का जो स्ट्रक्चर है उसको सही कर सकते हैं? उनको सबसे पहले तो खाने पीने का ध्यान कि इस तरह के न्यूट्रिशंस उनके बॉडी में ज़्यादा नहीं आए जिससे उनके मसल्स ग्रेविटी स्ट्रांग हो। अच्छा। केवल उनकी बोन की लंबाई के कारण जो पोस्चर में बदलाव आता है उसके लिए कुछ आसन है जिसमें खास करके सही कॉल ले लेते हैं। जी सर। खास करके जैसे सर्वाइकल का मैंने बताया कि लेटने के बाद में गर्दन लटका के दाएं बाएं घुमाएं, और इसी तरह से स्पाइन का है कि स्पाइन की डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको किस तरह से सजो के रखा जाए जी। तो उसमें सबसे पहले पवन मुक्तासन एक ऐसा आसन है जिसमें स्पाइन में जिस तरह की लंबाई के साथ वर्टेब्रल कॉलम में डिस्टेंस होती है, तो अगर पवन मुक्तासन प्रतिदिन सुबह और शाम 5-5 राउंड किए जाए तो उसके स्पाइन में कोई तरह का घातक नहीं होगा और उसको स्पाइन की लंबाई उसके हेल्थ के लिए सपोर्ट करेगी। और बैठने उठने का जो तरीका है उनको जमीन पे बैठना चाहिए और ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहाँ पे बैठने के बाद आपको झुक के कोई कार्य करना पड़े। तो सर ये पवन मुक्तासन किसी तरह का योगा का भाग है? योगा का भाग है ये, जिसमें व्यक्ति को सीधे लेट के अपनी एक टांग को शरीर के अंदर दबाना चाहिए जी। जिसके दबाने मात्र से और सांस भरे और छोड़े, भरे और छोड़े, ये केवल मात्र 3 बार ये प्रक्रिया करें तो इसके 3 बार प्रक्रिया करने से स्पाइन पे जो स्पेस बढ़ा वो धीरे धीरे सीधा होने लग जाएगा और जो हड्डियों में बेंडिंग आई है वो कम हो जाएगी। तो सर क्या पवन मुक्तासन जैसे जो ये बिंदु हैं ये योग से कहा जाए, अगर योग को ऑस्टियोपैथी से जोड़ा जाए तो कहीं गलत नहीं होगा? दोनों साथ में चलने वाली चीजें हैं। ऑस्टियोपैथी एक ऐसी विद्या है जो प्रकृति माँ की, आदि प्राकृत माँ की जी गोद से निकली हुई एक विद्या है जो भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में अपनाई जाती थी। सन 1825 के बाद में भारत से ये लुप्त हो गई और अमेरिका चली गई। अमेरिका में इस विद्या का नाम ऑस्टियोपैथी दिया गया। वह आज पूरे विश्व में करीब 9000 विश्वविद्यालय हैं जिसमें भारत में इसका एक भी विद्यालय नहीं है। हमने इसको विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, इस विद्या का अध्ययन करवाने के लिए भारत सरकार के आग्रह करके राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके इस कोर्स को लागू किया। वह करीब इस साल 200 बच्चों को इस विद्या से निपुण कराया। 2017 में करीब 200 बच्चों को निपुण कराया। तो इस तरह जिस तरह से अपन भारतीय विद्या को वापस पुनः भारत में स्थापित कर रहे हैं, आज भारत की विद्या भारत में वापस आए तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए ये सौभाग्य है कि भारत की विद्या भारत से बाहर नहीं जाके भारत में जो भारतीय लोगों का लाभ करे, ये बहुत बड़ी बात है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया और हमें भी पता है कि 182 देशों का आप सफर कर चुके हैं और वहाँ के लोगों को इस जो दर्द है उसे निदान दिला चुके हैं, तो फिर हमारा देश और हमारा ये जोधपुर शहर इस चीज़ों से अछूता क्यों रहे? कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा हो इससे। अच्छा, हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन आई है सर कि 20 तारीख को एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है, वो भी ऑस्टियोपैथी पर आधारित है, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिटेल जानना चाहूँगी कि क्या है इस हॉस्पिटल के बारे में आप बता सकते हैं? वैसे पूरे वर्ल्ड में ऑस्टियोपैथ के 7000 हॉस्पिटल है जी, परंतु एशिया में ऐसा बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिस तरह का हॉस्पिटल जोधपुर में बन रहा है। एशिया का नाम मात्र पहला ये हॉस्पिटल, पहला ऑस्टियोपैथ हॉस्पिटल है, ऑस्टियोपैथ हॉस्पिटल, जहाँ पे ऑस्टियोपैथी चिकित्सा के अलावा मर्म चिकित्सा, उसके अलावा ये प्राकृतिक चिकित्सा, उसके अलावा फिजियोथेरेपी, उसके अलावा पंचक्रम, तो इन सब विद्याओं का एक की जगह पे समावेश होके नेचुरल तरीके से और अल्टरनेटिव मेडिसिन द्वारा एक चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसका यहाँ सरकार ने उसको जमीन देके वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया और उसका उद्घाटन 20 तारीख को है। जी, अच्छा, ये कहाँ पर है सर?
ये जोधपुरी 18E सेक्टर में स्थित है। जी, आपने मर्म चिकित्सा के बारे में जिक्र किया। मर्म चिकित्सा क्या है? मर्म चिकित्सा अपने शरीर में 138 मर्म बिंदु होते हैं जी। उन मर्म बिंदु से कई ऐसे रोग ठीक किए जा सकते हैं, जैसे किसी की अंगुली में सूनापन है जी, और उसका मर्म पॉइंट जो बना है गर्दन के पास जी, तो उसको गर्दन के पास से मर्म स्थान को ढूंढ के उसको अगर दबाने से अंगुली को ठीक कर सकते हैं। जी, जैसे ही टेनिस एल्बो है तो टेनिस एल्बो एक हड्डी बढ़ने का रोग होता है, जबकि वहाँ पे झिल्ली फटने के कारण वो बनता है, परंतु रोग की जो प्रवृत्ति है वो उसका मर्म स्थान गर्दन के पास होता है। तो गर्दन के पास केवल मात्र 2 से 3 सेकंड उस पॉइंट को दबा के रिलीज किया जाए तो वो टेनिस एल्बो पूर्णतया ठीक हो जाता है। हम दर्द की बात कर रहे हैं। ऑस्टियोपैथी में सबसे ज़्यादा नोटिस करने की बात होती है कि आपको जो दर्द हो रहा है वो कैसा है। अगर एक पेशेंट से बात की जाए तो वो इतना जागरूक नहीं होगा कि वो ये निश्चित कर पाए कि उसे जो दर्द है उसकी वजह से उसे ऑस्टियोपैथी करवानी चाहिए। तो एक पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसे ऑस्टियोपैथी के लिए कब जाना चाहिए ऑस्टियोपैथ के पास? जिस तरह से किसी के भी हाथ में झुनझुनी हो रही हो, अच्छा, हाथ में सुनापन आ रहा हो जी, या कानों में सिट्टी बज रही हो या चक्कर आ रहे हो या सर्वाइकल का दर्द हो रहा हो या फ्रोजन शोल्डर हो रहा हो या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो रही हो, एक टांग में दर्द आके साइटिका बन रहा हो या घुटनों की कार्टिलेज खत्म हो गई हो जी, या कोई टेंडन्स जो है टूट गया हो या टेंडन्स दब गया हो या स्पाइन से फ्लूइड बाहर निकल गया हो, जी, ऐसी स्थिति में ऑस्टियोपैथी बहुत बढ़िया बिना दवाई के हेल्प का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा कारण है जिससे कि सहजता से ठीक किया जा सकता है। लैप्रोस्कोपी ऐसी चीज़ है कि आजकल बिना किसी ज़्यादा झंझट के आप घुटनों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, कार्टिलेज बदलना या जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है। तो अगर ये देखा जाए कि लैप्रोस्कोपी से करवाना जो ट्रीटमेंट है उसकी कंपैरिजन में ऑस्टियोपैथी की बात की जाए तो दोनों में फ़र्क क्या है और बेहतर क्या रहेगा? हालांकि ये थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड है। लैप्रोस्कोपी भी करने के लिए उस एक जगह पे होल करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात है। और ऑस्टियोपैथी में न तो कोई तरह का होल करने की जरूरत है, न कोई केवल हाथ से मैनिपुलेशन करने की एक प्रोसेस है। ऑस्टियोपैथी की विद्या एक ऐसी विद्या है जैसे प्रकृति में आप देखो, मानव पैदा करने के पहले ईश्वर ने मानव रूपी फल बनाए। जी, जैसे ब्रेन है वैसा अखरोट है, जैसा आंख है वैसी बादाम है, जैसा कान है वैसा काजू है, जैसा दिल है वैसा एप्पल है, जैसा लीवर है वैसा पपैया है, जैसे अपना पेंकराज है वैसी लौकी है। अगर किसी व्यक्ति के लीवर फैटी हो गया तो उसको फैट बर्न करने के लिए कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं जी, उसको केवल 5 दिन पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीते का सेवन मात्र करने से उसका फैट गायब हो जाता है। जी, ऐसे ही ऑस्टियोपैथी में जिस तरह की चिकित्सा व्यवस्था है कि आपके कौन से पोस्चर के कारण आपके बॉडी में ये रोग हुआ, जैसे स्लिप डिस्क हुई, स्लिप डिस्क एक कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होता है जी, ये आपके गलत पोस्चर के कारण उन वर्टेब्रल कॉलम में एक डिस्टेंस बढ़ने के कारण वो फ्लूइड को जगह मिल जाती है और वो फ्लूइड धीरे धीरे स्पाइन के जो कार्टिलेज है उससे बाहर निकल आता है। जी सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, देन सॉरी सर, रॉन्ग नंबर। जी सर। तो ये जो पोजीशन है इसमें जैसे फ्लूइड बाहर आ गया जी, तो अब बॉडी ने गलत पोस्चर किया और अपने पाँव की चौड़ाई रख के वेट की लिफ्टिंग की और उसमें स्पाइन का भी स्पेस बढ़ा, जबकि वो स्पेस बढ़ने से ऐसा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, परंतु वो लॉन्ग टाइम एक ही स्टेज बैठने से एक मसल्स की जो स्ट्रांगनेस है वो एक साइड की वीक हो गई तो वो सारा वेट वर्टेब्रा पे आ गया। और वर्टेब्रा पे जैसे ही आया तो वर्टेब्रा ने अपना फ्लूइड बाहर की तरफ छोड़ दिया, तो उसको बोलते हैं स्लिप डिस्क। अब ये जो स्लिप डिस्क का मामला जैसे बाहर निकला उसी तरह का वापस से अगर मैनिपुलेशन कर दिया जाए तो 100% वो ठीक हो जाता है। अब वो केवल एक तरीका समझना है कि किस तरह से उसको अंदर डाला जाए। तो ऑस्टियोपैथी इसके लिए निपुणता से अपनी कुशलता से उसको वापस से रीसेट कर देते हैं और न कि उसमें कोई तरह की नर्व का दबाव रहता है, उसमें जो लेग में सूनापन आ रहा है वो भी ठीक हो जाता है, उसमें झुनझुनी बन रही है वो ठीक हो जाती है, यहाँ तक कि उठ के चलने पे जो बैक पेन होता था
वो भी पूर्णतया ठीक हो जाता है। और महज 5 से 7 दिन एक्सरसाइज करने से स्पाइन का रोग मुक्त हो जाता है। ऑस्टियोपैथी में क्या सर दवाइयों का पूरी तरह से बहिष्कार होता है या दवाइयों का सेवन भी होता है? नहीं, बहिष्कार ऐसा नहीं है जी। अब मैंने बताया ना आपको, जिस तरह से अपने किसी प्रॉब्लम के लिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए एंटीबायोटिक खाएंगे। जी। अब आपका रोग ये आपके पोस्चर के कारण हुआ जिसमें ऑस्टियोपैथी हेल्प करता है, तो उसमें तो दवाई क्या काम करेगी, उसमें तो पोस्चर को ही तो सीधा करना है और पोस्चर को सुधारा और आपके रोग मुक्त हो गए। तो उसमें न तो पेन हुआ न आगे पेन होगा। और जब उस मैनिपुलेशन प्रोसेस में भी इस तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि उसका कोई आपको नुकसान हो, और वो एक महज 2 से 3 मिनट की प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में बॉडी के मूवमेंट को बढ़ा के मैनिपुलेशन प्रोसेस करके उसको ठीक करने का एक प्रोसेस है। जी। अच्छा सर, स्लिप डिस्क की बात हम कर रहे हैं, स्लिप डिस्क के शुरुआती लक्षण क्या है? क्योंकि हमने सुना इसमें पेशेंट बहुत दर्द में रहता है, वो बैठ नहीं सकता है, वो ढंग से चल नहीं सकता है, और अगर ऑस्टियोपैथी में उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो क्या इट्स 100% श्योरिटी कि दोबारा स्लिप डिस्क के चांसेस नहीं रहेंगे या फिर वो रिस्क बना रहता है? मैंने बताया ना आपको कि सबसे बड़ा पोस्चर, अगर आप कार में बैठ रहे हैं जी। और आपने पूरी तरह से पीछे सपोर्ट पूरा नहीं दे रखा है और अंदर उस स्पंज के साथ आप बॉडी को धसा दिए। अच्छा। अब जैसे ही कहीं जंपर आया तो आपके मसल्स तो पहले से वीक हो गए, क्यों आप धस के बैठे हो जी। स्पाइन आपकी तिरछी हो रही है जी। अब जैसे मसल्स ने अपना पावर कम किया, अब मैं आपको ये बताऊं कि स्पाइन अपनी सबकी झूलती है जी। स्पाइन पे वेट किसी का नहीं आता है, बॉडी मसल्स वेट लेती है। अगर मसल्स में किसी कारण से कर्विंग हुआ, मसल्स कहीं पे भी दबा और वो दबने के कारण जिस तरह से डायरेक्ट वेट हड्डी के ऊपर आया तो वो डिस्क को बाहर निकालेगा। और डिस्क कोई भी अपनी जगह से अंग के अनुरूप कोई रूप बाहर निकलता है तो वो पेनफुल होता है। जैसे कहीं पे भी आप देखो, कोई पिन भी आप चुबाओगे, वो जब तक टच नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं, जब जाके टच करेगी तो एकदम से पेन स्टार्ट हो जाएगा जी। ऐसे ही जो चीज बाहर निकली है वो पेन करेगी। ऑस्टियोपैथी और आप फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, क्या इन दोनों में समानता है या फिर इन दोनों में अंतर किस तरह निकाला जा सकता है? ऑस्टियोपैथी और फिजियोथेरेपी में कई जगह पे समानता है और कुछ जगह जहाँ पे मशीनरी कार्य से वो निपुणता लेते हैं जी। उसमें थोड़ा सा भेद है जी। ऑस्टियोपैथी का मेनली वर्क है हाथ। अच्छा। हाथ से करने का मैनिपुलेशन प्रोसेस का एक तरीका है जी। और फिजियोथेरेपी में मैनुअल वर्क जो है सारा मशीनरी कार्य करती है, जैसे ट्रैक्शन देना। जी सर। हेलो 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 जी सर, आपका हमारे शो में स्वागत है। सवाल पूछिए सर अपना। जी, मुझे पूछना था घुटनों के दर्द के बारे में। जी। घुटनों के दर्द कैसे है? आपकी मॉम के घुटनों में दर्द होता है जी। जी। उनकी उम्र बताएंगे सर आप? उनकी उम्र है 45 साल। जी सर। 45 साल है और डायबिटीज भी है। अच्छा अच्छा जी। तो अभी उनको कुछ फिजियो वगैरह करा रहे हैं, एक्सरसाइज करवाई है आपने कभी? नहीं, एक्सरसाइज तो कुछ करते नहीं है, वो घर का काम ही करते हैं बस। उनका वेट बता सकते हैं आप कितना है अंदाजन? वेट अंदाजन होगा 60 या 50, 55 या 60 के बीच होगा जी। अच्छा, जब वेट तो ज्यादा नहीं है, अगर उनको रेगुलरली घुटने के नीचे एक पिल्लो डाल के घुटने को नीचे दबाओ, जैसे घुटने की पोजीशन है ना सीधी रख के घुटने के नीचे पिल्लो डाल दो और पिल्लो डालने के बाद घुटने को प्रेस करवाओ नीचे की तरफ। अच्छा। ये 4 से 5 दिन करने पे उनके जो जॉइंट पे स्पेस है वो वापस से सेट हो जाएगा। जी। और आधा किलो की एक थैली, आधा किलो एक? हाँ, थैली जो है पाँव में बांध के ऊपर बड़े स्टूल पे बैठ के पाँव को हिलावे, बांध के पैरों पे। हाँ जी। आधा किलो की थैली मतलब जो मार्केट में भी अवेलेबल रहता है जिसमें वजन होता है, कप वेट बोलते हैं उसको जी। कप वेट बांध के हिलावे। कॉल करने के लिए शुक्रिया सर, थैंक यू सर। यही मेरा भी एक सवाल है कि जैसे कहते हैं घुटने में जरक पड़ गया है, जो स्पोर्ट्समैन करते हैं या फिर अमूमन किसी को भी प्रॉब्लम होती है, उस वक्त भी ये वेट वाली जो एक्सरसाइज बताई जाती है उसका क्या रीजन है सर? मुख्यतया पुराने जमाने में अपने पारंपरिक
पैरवास जो होता था ना जी वो चांदी के कड़े औरतें पहनती थी जी और पुरुष मोजरी पहनते थे। जी तो उन कड़ों में वजन होता था। तो वो 90 साल की भी हो जाती बुढ़िया तो भी उनके घुटने घसते नहीं थे। बिल्कुल। और पुरुष 70 साल तक के घुटने दर्द नहीं होते थे। अब फैशन चल पड़ा है वेट लॉस जूते पहनने का, हाई हील्स और वेट लॉस, खास करके वेट लॉस जूते जो डायरेक्ट अपनी कार्टिलाइज पे इफेक्ट करते हैं। और जो कार्टिलाइज वेट लेना चाहती है वो उम्र से पहले कार्टिलाइज धस जाती है और घुटने के बीच में जो स्पेस है वो कम होकर घुटना आपस में घर्षण करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में उन पेशेंट को बाजार में कप वेट मिलता है, बड़े स्टूल पे बैठ जाए, आधा किलो से 2 किलो के बीच में अपने वेट के अनुसार, जैसे इन्होंने बताया 54 किलो का, तो उनको आधा किलो की रिक्वायरमेंट है। अगर ये 54 से 60 किलो की होती तो इनको 60 किलो के अंदर 1 केजी का एक लेग में बांध के 40 बार आगे पीछे हिलाना है। तो जो चीज वो सारा दिन कड़ा पहनने से करते थे वो केवल 40 बार हिलाने से सारा दिन की एक्सरसाइज एक बार में पूरी हो जाती। तो अगर वो एक बार में वेट डाल दिया और वेट नीचे वाला जैसे चल रहा है तो ये धीरे धीरे स्पेस बढ़ जाएगा। और उस कार्टिलाइज का स्पेस एक बार बढ़ गया तो घुटना आपके जीवन में कभी भी खराब नहीं हो सकता। और जो प्रकृति की देन है, अपने को जिस तरह से पेनवासा मिला तो उनका उपयोग करते हुए ये सब चीजें सहजता से अपन ठीक रख सकते हैं। ऑस्टियोपैथी चिकित्सा जो पद्धति है इसमें किसी भी इलाज का परिणाम क्या देर से मिलता है या फिर नहीं तुरंत? मैंने बताया ना आपको, जैसे स्लिप डिस्क, अब स्लिप डिस्क का मामला, डिस्क प्रोलैप्स हुई, बाहर निकली, बाहर निकलते उसको वापस से अंदर डाला तो तुरंत से वो ठीक हो जाती है। सही कॉल ले लेते। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी सर, कौन बोल रहे हैं? हेलो जी सर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं टिपिकल बोल रहा हूँ जी। तो मैं ये कहना चाहता था डॉक्टर साहब से कि 2 दिन से मेरे पैर में थोड़ा पीछे की साइड में, घुटने के पीछे की साइड में नसों में ज्यादा खिंचाव हो रहा है और नीचे जो है वो सूजन आ रही है, जो गिरिया कहते हैं अपन मारवाड़ी में। हाँ। गिरिया के पास में सूजन ज्यादा आ रही है। अच्छा। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अचानक जो ये दर्द हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है? मैं 62 ईयर्स का हूँ और मैं अभी जुडिशरी से रिटायर्ड हुआ हूँ, सीनियर लीडर से। और सिटिंग इतनी थी तो भी मेरे बिल्कुल फ्री रहता था। लेकिन अभी मैं 62 ईयर्स होने के बाद से और अचानक ये दर्द उठा है। मेरी मॉर्निंग वॉक की है, इवनिंग वॉक की है, खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रहा हूँ। आपका ये प्रोग्राम देखा तो मैं आकर्षित हुआ। शायद कोई डॉक्टर साहब मुझे कोई राय दे दें तो मैं आपसे संपर्क करूँ। धन्यवाद कॉल करने के लिए। थैंक यू सर। जी सर। अब जिस तरह से इन्होंने बताया अपने पैर के पीछे की तरफ नसों में खिंचाव बन रहा है, तो इन खिंचाव का मुख्य कारण 2 ही हो सकता है, या तो वेरिकोज वेन की प्रेजेंटेशन या डीवीटी। डीवीटी एक ऐसा रोग है जो डीप वेन थर्मोसिस, जो ब्लड में क्लॉट बन जाना। जी। तो चोट आपको कभी लंबे टाइम पहले लगती है और वहां पे धीरे धीरे वो क्लॉट बढ़ जाता है, तो वो स्थिति घुटने के पीछे की तरफ आके स्टॉप हो जाती है। तो जहाँ पे वो स्टॉप होती है उसके नीचे की तरफ वो स्वेलिंग पैदा करने लग जाती है। तो जो स्वेलिंग होती है जब अपन रेस्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है, परंतु जैसे ही खड़े रहते हैं तो जैसे इन्होंने बताया इनका वर्किंग ही स्टैंडिंग था, तो स्टैंडिंग वर्किंग में रिटायर्ड होने के बाद में जैसे चेंज करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल को, तो जमीन पे बैठना करना, ऐसे में डीवीटी का प्रोब बढ़ जाता है। जी सर, कॉलर थे जो कह रहे थे कि घुटने के पीछे की साइड, पैरों की साइड उनको नसें खींचने की शिकायत थी, तो क्या करना चाहिए? ऐसे जो मरीज होते हैं उनको खुद का ध्यान खुद रख के दोनों लेग्स में पांव जमीन से ऊपर रख के लेटना चाहिए। पहले 1 पिलो, फिर 2 पिलो, फिर 3 पिलो। ये 20 मिनट की रेस्ट इनको प्रतिदिन करनी चाहिए। और इसमें अगर 5 दिन में सूजन आना बंद हो जाती है, स्वेलिंग होना कम हो जाती है तो ठीक, नहीं तो
सीधे दीवार के सारे पांव खड़े करके और बिल्कुल सीट अपनी जो है दीवार के सारे सटा के इनको लेटना चाहिए 5 से 10 मिनट। फिर 10 मिनट जिस दिन हो जाए, जैसे 5 मिनट किया, फिर 6 मिनट किया, फिर 7 मिनट किया, फिर 8 मिनट किया, ऐसे 10 मिनट से वापस 5 मिनट पे आके इसको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे में डीवीटी में ये फायदा करती है और कई आर्टरीज का ब्लॉकेज है उसमें ये फायदा करती है और वेरिकोज वेन में तो पूर्ण रूप से ये फायदा करती है। जी मेरा एक और सवाल है, अमूमन आजकल के बच्चे जो एक्सरसाइजेस करते हैं जब उन्हें कोई दर्द होता है तो डॉक्टर सजेस्ट बताता है कि भाई आपकी एक नस जो है हाथ की या पैर की वो दूसरी नस को दबा रही है या दोनों अटैच हो गई हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं सर? मेनतया जो फिजियोथेरेपी के साथ साथ जिम की जो एक्सरसाइजें होती है उसमें गाइडलाइन के अभाव में ट्रेनर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रख के अगर सेल्फ वो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसमें जो मेजर है पकड़ने का जो तरीका है अगर आधा इंच का भी डिफरेंस रहा यानी कि 3 सूत का भी फर्क रहा, एक हाथ की डिस्टेंस आपने 4 अंगल छोड़ रखी है और एक की 3 अंगल और 4 सूत छोड़ रखी है, तो वो जो हाथ में ऊपर नीचे हाथ चलने की जो प्रक्रिया होगी उसमें डिसबैलेंस होगा और डिसबैलेंस एक नर्व को दूसरे नर्व के ऊपर स्टेप करने का कार्य करता है। बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं, ग्राउंड में खेलने जाते हैं, मुंह छोटे बच्चे, उनके काफ मसल में जो खिंचाव आता है वो हर बार सोचते कि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद फिर जब खेलने लगते हैं तो नसों में खिंचाव आने लगता है। वो चीज क्या है? ये सबसे बड़ा कारण है न्यूट्रिशंस। मेन न्यूट्रिशंस का अभाव अब रह गया है। आप देखो पहले मारवाड़ी में खींच बनता था जी, जो खींच को कूट के तैयार करके बनाते थे और वो खींच दीवार पे उछलता था जी, और घर में खींच जिस दिन बनता उसकी औरतें हाथ पे वो जल जाता था और पड़ोसी उससे पूछते कि आज खींच बनाया गया, ये जल गया कैसे? और अब जो खींच बनता है वो एक भगोने में बिदक के रह जाता है, कुकर में या फिर नहीं भगोने में बनता है या किसी में बनता है, वो वहाँ बिदक के रह जाता है, उससे ज्यादा उसकी उछाल नहीं है। अच्छा, तो जो मेन न्यूट्रिशन है वो खत्म हो गया और मेन न्यूट्रिशन में खत्म होने से उनकी जो सप्लीमेंट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो आप सीजनल चीजें नहीं लेना, जैसे सर्दी में आम नहीं आते हैं, कारण क्या कि अपने पेट का टेम्परेचर उस वक्त गर्म होता है जी, तो आम जो है गर्म तासीर का है जी। दोनों की ईश्वर ने उस वक्त पैदावार नहीं की, उन्होंने गर्मी को पैदावार की, गर्मी में अपना टेम्परेचर पेट का ठंडा होता है तब ये गर्म फल अपन खा सकते हैं। और यही अगर सर्दी में जैसे ठंडे फल होते हैं, कारण क्या अपने पेट का टेम्परेचर जो होता है वो ठंडा होता है और सर्दी में गर्म होता है, तो सर्दी में देखो आप जाम फल आते हैं, एप्पल के हर 12 महीने आती है, चीकू का है गर्म फल है वो गर्मी में आता है। इस तरह से जो सर्दी के फल है, मूली है, आपके जितनी भी ठंडी तासीर के फल है ये केवल सर्दी में आते हैं। उनका मुख्य कारण यही है कि आपका पेट का तापमान उस वक्त ठंडा रहता है और गर्मी में आपका पेट का तापमान गर्म रहता है। तो जिस तरह गर्म पे ठंडा चलता है और ठंडे पे गर्म, तो कई बार अपन फ्रिज का पानी पी रहे हैं और थोड़ी देर में चाय पी रहे हैं, तो वो बॉडी में इस तरह का नुकसान करती है कि ब्लड के साथ ऐसे कई क्लॉट बना के रन करने लग जाती है, जो स्पोर्ट्स में जब दौड़ लगाते हैं तो वो नसों के अंदर क्लॉट का काम करके उसमें क्रैम्प पैदा करते हैं जी। जिस तरह से मैंने न्यूट्रिशंस का बताया, तो विटामिन ई की डेप्रिसिएशन से, विटामिन डी की डेप्रिसिएशन से, कैल्शियम की डेप्रिसिएशन से, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर ले लिया जाए तो ये मसल्स खिंचाव की प्रॉब्लम स्वतः खत्म हो जाती है जी। मेरा एक और सवाल, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि महिलाएं चांदी के कड़े पहनते थे और पुरुष मोजड़ियां पहनते थे, ऐसे बहुत सारे हमारे कल्चर की चीज़ें जो अब लमसम देखा जाए तो बंद हो चुकी है, जैसे कि चंदन का तिलक लगाना, कान छिदवाना या नाक छिदवाना, इस तरह के गहने पहनना, कमरबंद पहनना, ये सब अब बंद हो चुका है। बड़ों के पैर छूना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऑस्टियोपैथी पद्धति में कहीं ताल्लुक रखती है? ये जितने भी है, जैसे कान छिदना एक प्रक्रिया ऐसी थी कि उस जिसका कान छिदा है जी, उसको अस्थमा की बीमारी 90% कम होती है जी। कारण क्या, उसकी वो नर्व दबाव करके उसको छेद दिया जाता है जो अस्थमा में उसको सपोर्ट करती है जी।
जिस तरह से पांव छूने की प्रक्रिया बंद हो गई, तो अब जब कभी उसको कभी झुकना पड़े तो अब डिस्सी बाहर आती है, और नहीं तो रुकेगी क्या। बिल्कुल सही बात है। और नहीं तो उसको दिन में 10 जने बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता और बार बार झुकते, तो स्पाइन में एक लचीलापन बना रहता। तो कभी भी ऐसे स्लिप डिस्क के केस हमें देखने को नहीं मिलते थे, और आज हर एक घर में दूसरा व्यक्ति स्लिप डिस्क से पीड़ित है। जी, मेरा एक और सवाल है कि बच्चों को या फिर बड़ों को घर में अपने डाइट शेड्यूल में क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि इन चीज़ों से, समस्याओं से निजात मिल सके। जैसे कि अभी आपने बादाम का, फल फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स का बहुत कुछ बताया, इस तरह का क्या ओपिनियन है आपका इन चीज़ों को लेकर? जैसे खास करके अपन जो खाने में करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट जो लेवें, उसमें बेसन की कोई भी वस्तु सम्मिलित करनी चाहिए जो सारे दिन आपको पाचन में सपोर्ट करे। जी। और दोपहर में 2 से 3 के बीच में या 3 से 5 के बीच में जी। एक एप्पल जरूर खाए, जो आपके हृदय को बहुत बढ़िया मजबूत करती है। जी। और रात्रि में 1 बाउल अगर फ्रूट खाया जाए तो उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 1, B12, B3, D3, कैल्शियम, इन सब का समावेश एक फ्रूट के बाउल में मिल जाता है। जी। अगर कैसे भी कोई भी व्यक्ति अगर कुछ कम मात्रा में भी खाएगा तो उसकी पूर्ति उसको हो जाएगी और वो रोग मुक्त रहेगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कुछ नियम कायदे बनाए गए हैं, जैसे कि दही का रात को सेवन ना करें, छाछ का रात को सेवन ना करें, सर्दियों में केलों का सेवन ना करें, रात को जो आप सो रहे हैं उससे पहले दूध का सेवन ना करें। इस तरह की जो ये चीज़ें हैं, इनमें कितनी सच्चाई है? क्या इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए? नहीं, अपने जैसे खाने में प्रधानता हींग और अजवान की प्रधानता बताई है। जी। तो सुबह का जो छोंक लगता है जी। उसमें हींग का छोंक लगना चाहिए, और सायंकालीन का जो छोंक लगता है वो अजवान का छोंक लगना चाहिए। सुबह के छोंक में हींग का छोंक लगने से जो खाना आप लोगों ने बनाया वो खाना गैस मुक्त रहेगा। जैसे अगर दाल भी हींग के छोंक की बनी है तो वो अगर आपने खा ली तो उसकी मात्रा में अगर बढ़ोतरी हो भी गई तो वो हींग के कारण आपके गैस नहीं करेगी, और उसकी जो पौष्टिक तत्व है वो आपको मिलेंगे। जी। और सायंकालीन का जो भोजन बनता है जिसको अपन डिनर कहते हैं, डिनर का अजवान के साथ छोंक का प्रयोग किया जाए तो कई तरह की ऐसी तकलीफें जो गैस के कारण बनती है वो स्वतः बंद हो जाएगी। अच्छा सर, ये लहसुन प्याज का जो सेवन होता है, क्या ये ज्यादा करना नुकसानदायक है? नहीं, जैसे लहसुन की एक प्रधानता है कि वो अपने ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन के मात्रा के साथ साथ क्लोटो स्टेट की डेवलपिंग करता है। जी। तो वो ऐसे ब्लॉकेज होते हैं जो रक्त की छोटी धमनियों को सपोर्ट करते हैं। जी। जब अगर प्रतिदिन एक लहसुन का मात्र सेवन किया जाए, जिनके तकलीफ है जैसे ग्रसंदी रोग है, ग्रसंदी रोग का मतलब हो गया साइटिका, ये अपने स्लिप डिस्क से जो नर्व दबती है उसका, तो ये मात्र 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध, 1 कली लहसुन, इनको उबाल के इतना उबाले कि जैसे 2 गिलास बन गए थे तो 1 गिलास शेष रह जाए, उसकी कुली को निकाल के चबा ले और 1 गिलास दूध पी ले। 5 दिन में उस नर्व में जो वायु का एरर आया है जिसके कारण वो दर्द हो रहा है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, मसल्स पेन एक ऐसा पेन है जो अमूमन हर किसी को होता है, कभी हाथों में कभी पैरों में। इस तरह की जो मसल्स पेन से उनसे रिलीव करने का तरीका क्या ऑस्टियोपैथी है, या फिर आप कोई घरेलू तरीका भी अपना सकते हैं? आजकल सपोर्टिव बेल्ट आते हैं, बैंड्स आते हैं, क्या उनका यूज करना चाहिए? बैंड और बेल्ट एक सपोर्ट के लिए अच्छा है जी, ट्रीटमेंट के लिए अच्छा नहीं। ट्रीटमेंट का तो स्वतः ही एक प्रोसेस है कि अगर रात्रि में सोने के पहले नाभि पे सरसों का तेल लगा दिया जाए जी, तो उनके स्टमक में कोई तरह की कब्जी की शिकायत नहीं रहेगी। अच्छा। कब्जी की शिकायत नहीं रहेगी तो वो पूरी बॉडी को एक मसल्स की ग्रेविटी को डेवलप करने में सपोर्ट करता है जी। तो जो भी चीज आप खाएंगे वो बॉडी में रस प्रक्रिया में तब्दील होता है। अगर शरीर में रस ही नहीं बनता है कि आपने जो पहले खाना खाया है वही पड़ा है और ऊपर से आपने और खा लिया तो उसका पाचन तंत्र बिगड़ गया। तो ऐसे बिगड़े हुए पाचन तंत्र में कहीं पे भी मसल्स पुल हो सकती है जी। पानी के अभाव में भी मसल्स पुल होता है। तो प्रतिदिन 4 से 6 लीटर के बीच में पानी की मात्रा
एक व्यक्ति को चाहिए। और ऐसे नेचुरल स्रोत जैसे मैंने बताया आपको अखरोट, अखरोट कैल्शियम का भरपूर स्रोत है जी। एक अखरोट में 1000 mm का कैल्शियम होता है जी। अगर उसको रात को भिगो के उसका सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म कर दो और केवल मात्र कैल्शियम बचे, वो आप सुबह लेके आधा कप दूध ले लो तो वो पूरा 1000 ml का आपको कैल्शियम मिल गया। तो ये आपको पूरा महीना करने की जरूरत नहीं, अगर आप 20 दिन भी करते हैं तो आपको पूर्ति हो जाती है। एक पुरुष में 800 ml कैल्शियम चाहिए, एक औरत में 900 ml चाहिए। तो 20 दिन में वो 100 ml जो बच रहा है वो आपके 300 दिन की पूर्ति कर लेता है। और ऋतु के साथ फल खाए, ऋतु के अलावा आप कोई तरह के फल नहीं खाए कि आपको सर्दी है, सर्दी में आप आम खा रहे हैं, वो आपको उपदंश पैदा करते हैं और ये साइलेंट कैंसर होने की जो प्रक्रिया है उसका प्रमुख कारण ये खान दोष है। तो खाने पीने में परहेज एक ऐसी चीज है वो व्यक्ति स्वयं समझ के कर सकता है। जैसे किसी को तृष्णता हुई कि आज मेरे को खट्टा खाना है, आज मेरे को तीखा खाना है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में वो चीज एसिड इतना ज्यादा है कि वो ही मांग कर रहा है। तो उस चीज को रोकना चाहिए कि आपको पुचके नहीं खाना चाहिए, आपको नींबू नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, आपको छाछ नहीं पीनी चाहिए। मात्र इनका त्याग करने से आपके बॉडी का वापस से रीबैलेंस कर दिया जाता है और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। ये आदि माँ प्रकृति के रूप के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वो हजारों साल तक अपने जीवन व्यापन में कोई कमी नहीं आती है और वो स्वस्थ रहता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस तरह के दर्द की ज्यादा शिकायत रहती है, तो क्या शारीरिक संरचना की वजह से ऐसा है या फिर महिलाओं का खुद के प्रति लापरवाह होना इसका एक बहुत बड़ा रीजन है? संरचना में ईश्वर ने कहीं कोई तरह की त्रुटि नहीं की जी। त्रुटि करते हैं अपने कार्यशैली से जी। कार्यशैली का आज के जमाने में पुरुषों के साथ औरत का एक शक्ति के रूप में देखा गया है जी। जिस तरह से शक्ति अब बढ़ रही है और शक्ति का जिस तरह आदर भी समाज में हो रहा है जी। और उनकी जो कार्यशैली है उसमें जो कार्यशैली उनके अनुरूप होनी चाहिए वो उसके विपरीत कर रही है जी। कि आज जैसे उनके खान पान का समय, उनके निंद्रा का समय, उनके मासिक धर्म का समय, ये एक सारी एक प्रक्रिया है उनके शरीर के पोस्चर के साथ बनी हुई है। अब उनको नींद की जो पूर्ति करनी चाहिए वो नींद को वो लेस कर देती है और अपने काम में व्यस्त होके उसकी कमी करती है। जिस तरह से कमी करती है तो मन में ऑटोमेटिकली चिड़चिड़ापन, मसल्स में ऐंठन, वह हर एक स्टेप पे अपचन। अपचन एक ऐसा रोग है जिसके कारण 100 और अनेक बीमारियां पैदा होती है। तो इनको केवल मात्र अपने पोस्चर पे ध्यान देके अपने नियमित प्रक्रिया को सुचारू रूप से रखा जाए जिससे ये रोग मुक्त हो सकते हैं। आज आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा और हमें काफ़ी ज्ञान की बातें पता चली और जो रूटीन में जो दर्द जो ऑस्टियोपैथी से जिसका सुलझाना हो सकता है ये एक बहुत अच्छा हल है और इतनी सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हमारे साथ डॉक्टर गोवर्धन पाराशर थे और आपने ऑस्टियोपैथी के बारे में डिटेल से हमसे बात की। आज फिलहाल शो में इतना ही। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर हाजिर हो जाऊंगी। आपकी होस्ट उदो शिल्पा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।